सुप्रभात बहनों। कक्षा 10वीं। आज गद्य में अगला पाठ है भदंत आनंद कौत्सायन का संस्कृति और सभ्यता। भदंत आनंद कौत्सायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी से भी कौत्सायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौत्सायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधी उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। संस्कृति निबंध में हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध के भदंत आनंद कौत्सायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं और दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं, वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति। संस्कृति जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति, जैसा कि हम भी देखते हैं। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। तब तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई तागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले यह बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में हर चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई तागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई तागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई तागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, सुई तागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृति व्यक्ति
है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन भी अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी का न्यूटन की अपेक्षा अधिक शब्द भी भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते।